तो बेसिकली ये एक रिविजनरी वीडियो है जिसमें हम पूरा फुल एम्प्लॉयमेंट चैप्टर रिवाइज कर लेंगे विद इन अ फ्यू मिनट्स। सबसे पहले होती है फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या होती है? ऐसी सिचुएशन जहाँ पे सब के सब एम्प्लॉयड हैं, ऐसा नहीं होता। वहाँ होता है फुल एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे जो लोग केपेबल हैं, जिनकी एबिलिटी है और जो चाहते हैं काम करना एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, दिस सिचुएशन इज नोन एज फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई नहीं चाहता काम करना लेकिन कैपेबिलिटी भी है, एबिलिटी भी है, वो काम नहीं कर रहा, क्या उसे अनएम्प्लॉयड कहेंगे? नहीं कहेंगे। वो फिर भी उसे एम्प्लॉयड नहीं कहेंगे उस बंदे को। ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहाँ आता है? पहली बात तो इक्विलिब्रियम पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर आता है। इक्विलिब्रियम वहाँ आता है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। और यहाँ पर जितनी लोग डिमांड कर रहे हैं उतनी लोग सप्लाई कर रहे हैं, ये तो पता है। लेकिन ऐसी सप्लाई, मान लो लोग डिमांड कर रहे हैं 10,000 करोड़ यूनिट्स की और सप्लाई करने वाले भी लोग कितने हैं? 10,000 करोड़। और देश में लोग इतने कैपेबल हैं कि 10,000 करोड़ ही बना सकते हैं। इसका मतलब AD इज इक्वल टू AS भी है और फुल एम्प्लॉयमेंट भी है। ऐसी सिचुएशन को कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब AD AS, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जितने लोग कैपेबल हैं, विलिंग है, उनको काम मिल रहा है एट द प्रिवेलिंग वेज रेट। देयर इज जीरो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, जीरो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। फिर अगली चीज आती है दैट इज एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का मतलब होता है डिमांड ज़्यादा है, नहीं, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। इसे कहते हैं, क्या चीज़ कहते हैं इसे? ये है हमारा एग्रीगेट सप्लाई, ये है हमारी AD1, ये है हमारी AD2। मुझे ये बताओ अभी क्या है? एक्सेस डिमांड। डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है जितनी होनी चाहिए। किससे? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए। देश में इतने रिसोर्सेज हैं कि वो इतने आउटपुट बना सकते हैं, लेकिन देश में डिमांड कितने की हो रही है? ज़्यादा की हो रही है। ये अचीवेबल नहीं है, तो इसको क्या करेंगे? इस डिमांड को हम कम करेंगे। डिमांड को, ये जो इसके बीच का गैप होता है, इसे कहते हैं हम इन्फ्लेशनरी गैप। इस गैप को कम करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी होती है और फिस्कल पॉलिसीज़ होती है। ठीक है। इनके बीच के गैप में फिर से बता रहा हूँ, इसको कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है। आज हम कहाँ पे खड़े हैं? आज हम ऊपर है नीचे हैं? AD2 पे है। हमें कहाँ पे पहुँचना है? AD1, ताकि क्या हो जाए? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आ जाए। ठीक है। एग्री, यहाँ पे मैं एक बार डायग्राम बना के आपको दिखाई देता हूँ। ये हमारा डायग्राम है, ये बना एग्रीगेट सप्लाई, ये बनी एग्रीगेट डिमांड जितनी हम चाहिए, और एक्चुअल में डिमांड इससे ज़्यादा है। ये है AD1, ये है AD2। हमें AD1 से AD2 पहुँचना है और इसके बीच को गैप को कहते हैं हम इन्फ्लेशनरी गैप। आज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट E है या पॉइंट B है? E या B में से कौन सा पॉइंट है जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज एट पॉइंट E। इससे ज़्यादा तो बना ही नहीं सकते ना। फुल एम्प्लॉयमेंट तो नीचे ही आ गई ना, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। लेकिन लोग आज ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, उसको कैसे कंट्रोल करना है वो बात की बात है। ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ आती है दैट इज डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड वहाँ होती है जहाँ पे डिमांड लेस देन सप्लाई। गलत बात। एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, बस गलत। एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट, ये है इसका आंसर। एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉय। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई तो हमेशा ऊपर रहेंगी, लेकिन कम किससे है? फुल एम्प्लॉयमेंट से कम है। पॉइंट ये आना चाहिए, ठीक है ना? तो ये बार बार चीज़ रिपीट हो रही है ताकि ये पॉइंट ही गलत होगा। एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई नहीं, एट फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, ये मेरी दो डिमांड करो मैंने बनाई है, ये है AS, ये बनी मेरी AD1, ये बनी AD2। आज हम कहाँ हैं? डिमांड ज़्यादा है, डिमांड कम है? डिमांड कम है। आज हम AD2 पे हैं, हमें कहाँ पे पहुँचना है? AD1। यहाँ पे क्या कमी है? फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। मतलब कि लोग डिमांड कर रहे हैं 8,000 करोड़ यूनिट बना दो। हम कहते हैं ठीक है भाई 8,000 करोड़ यूनिट बन जाएंगे, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। लेकिन अभी भी 2,000 करोड़ यूनिट जो बन सकते थे, ऐसे लोग अभी भी एबिलिटी वाले हैं, कैपेबिलिटी वाले हैं, चाहते भी, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा। काम कब मिलेगा? जब डिमांड ज़्यादा होगी। डिमांड ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये है A और ये है B। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहाँ पर है? A पर है, क्योंकि हमें डिमांड ज़्यादा चाहिए। इसके बीच के गैप को कहते हैं हम डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, सिंपल। इसके बाद हमारी चीज़ आती है अगली, दैट इज़ वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी।
मॉनेटरी पॉलिसी वर्ड सुनते ही आ जाना चाहिए। जो पॉलिसीज किसने बनाई हैं, जो पॉलिसीज सेंट्रल बैंक ने बनाई है, ठीक है। सेंट्रल बैंक कुछ ऐसी चीज़ें करेगा जिससे जो एडीईएस में जो गैप था, एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, डेफिशिएंट डिमांड को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, ये सब चीज़ों की बात की गई है। तो इसके अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लिए गए हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट आता है दैट इज, दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पहले मैं वो बता देता हूँ। एक होता है क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में एक आता है बैंक रेट, दिस इज द रेट, पहले ये नहीं बोलना क्या करना है, पहले बोलना है क्या ये, दिस इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स टू कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स, अगर डिमांड ज़्यादा है तो उस केस में क्या करना चाहिए, इस रेट को बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि जो कमर्शियल बैंक है उनके पास उनका बोरोविंग रेट भी महंगा हो जाए, ताकि पब्लिक को भी वो महंगे रेट पे दे, जिससे पब्लिक डिस्करेज होगी लोन लेने के लिए और एक्सेस डिमांड कैन बी कंट्रोल्ड। ठीक है, अगला पॉइंट आता है दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर डिमांड में कमी है, मैं उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, डिमांड में कमी है तो खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, खरीदना चाहिए। अगर डिमांड में कमी है तो डिमांड को बढ़ाना है। डिमांड कैसे बढ़ेगी, जब बैंक के पास पैसे होंगे। अगर सेंट्रल बैंक खरीदेगा सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक से, खरीदे, सेंट्रल बैंक पैसे देगा, कमर्शियल बैंक के पास पैसे आ गए, वो पैसे आगे पब्लिक के पास जाएंगे, पब्लिक खर्च करेगी, डिमांड बढ़ जाएगी। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगली चीज़ आती है दैट इज CRR, कैपिटल रिजर्व रेशियो। पहले नहीं बताना क्या करना है, पहले बताना है क्या चीज़ है। इट इज़ द percentage of total deposits which the commercial bank has to keep with central bank, with the central bank। RBI सिर्फ इंडिया का है, हमें कमर्शियल सेंट्रल बैंक बोलना है, ठीक है ना, with the central bank, ठीक है। अगर डिमांड में कमी है तो ये रेट को बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, कम करना चाहिए, जिससे क्या होगा, पैसे बैंक के पास ज़्यादा होंगे और आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास पैसे कम होंगे, पब्लिक को देने के लिए पैसे ज़्यादा होंगे, पब्लिक के पास ज़्यादा लोन होगा, ज़्यादा डिमांड करेंगे, एक्सेस देयरफॉर डेफिशिएंट डिमांड कैन बी करेक्टेड। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है, इस रेशियो से इट इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स दैट अ बैंक हैज़ टू कीप विद इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। ठीक है, अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उस केस में क्या करना चाहिए, इस रेट को बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि अब बैंक को अपने पास ज़्यादा लिक्विड एसेट्स रखने पड़ेंगे, पब्लिक को पैसे देने के लिए कम होंगे, पब्लिक डिमांड कम करेगी। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ आती है दैट इज रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, इट इज़ द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स। क्या करना चाहिए उस केस में, अगर डिमांड में कमी है तो कम करना चाहिए, जिससे कि थोड़ा सा पार्ट, सिर्फ थोड़ा सा पार्ट आरबीआई के पास रहेगा, ज़्यादा पार्ट हमारे पास रहेगा। बैंक रेट और रेपो रेट एक ही बात है, बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन करना तो वही चीज़ है ना। इसके बाद एक और चीज़ आती है दैट इज रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट मतलब कि जिस रेट पे कमर्शियल बैंक लेंड करता है सेंट्रल बैंक को, अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उस केस में रिवर्स रेपो को बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। मुझे ये देखो ना, ये है कमर्शियल बैंक और ये है हमारा आरबीआई। अगर ये कहेगा तुम मुझे लोन दो, मैं ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दूंगा, तो ये बैंक किसको पैसे देगा, पब्लिक को या आरबीआई को? आरबीआई को देगा। तो अगर ये रेट बढ़ गया तो इसको लोन देगा, पब्लिक को लोन देने के लिए पैसे कम हो जाएंगे। ठीक है, तो उस केस में रिवर्स रेपो बढ़ाना चाहिए इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड। अगली चीज आती है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर दो चीजें आते हैं। पहली चीज आती है दैट इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट इज द गैप बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शनड एंड द सिक्योरिटी अगेंस्ट विच द लोन इज टेकन। कितने की सिक्योरिटी है, मतलब कि अगर मैंने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन ले रहा हूं और मुझे 8 करोड़ का लोन मिल रहा है, तो ये जो गैप होता है इसे कहते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अगर डिमांड में कमी है तो इस गैप को बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, गैप को कम करना चाहिए, ताकि उतने ही एसेट के अगेंस्ट ज़्यादा लोन मिल जाए। जितना कम गैप उतना ज़्यादा लोन मिलेगा, ज़्यादा डिमांड हो जाएगी, डेफिशिएंट डिमांड कैन बी करेक्टेड। इसके बाद लास्ट चीज़ आती है दैट इज मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन का मतलब होता है कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लिखित में या ओरली बोल देगा कि पब्लिक को पैसे मत दो अगर डिमांड कम करनी है, और बोलेगा लोन दे दो अगर डिमांड को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने कवर कर ली हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी हमारा पूरा कवर हो गया है यहाँ पे।
अगली चीज़ आती है हमारी फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मतलब पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बनाती है रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं। इनकम पॉलिसी या कह सकते हैं टैक्सेशन पॉलिसी। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है तो टैक्स रेट बढ़ा देना चाहिए, कम कर देना चाहिए? बढ़ा देना चाहिए फॉर रिच पीपल एंड लग्जरी गुड्स। जिससे क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम लोगों के पास कम होगी, पैसे कम खर्च करेंगे, डिमांड कम होगी। अगली चीज़ जो होती है दैट इज एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो होगी ब्रिजेस, रोड्स हो गए, डैम्स हो गए, ये सब चीज़ें बनाए या ना बनाए, अगर डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है तो नहीं बनाएगी। क्योंकि अगर बनाएगी तो क्या होगा, लोगों को हायर करेंगे, लोगों को इनकम मिलेगी, इनकम मिलेगी तो डिमांड करेंगे। अगर नहीं बनाएगी तो लोगों की इनकम नहीं बढ़ेगी। ठीक है। अगली चीज़ आती है दैट इज पब्लिक डेट्स। अगर मान लो डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है तो उस केस में पब्लिक से लोन लेना चाहिए, या जो पब्लिक से लोन लिया वो वापस कर देना चाहिए? पब्लिक से लोन लेना चाहिए, ताकि पब्लिक के पास खर्च करने के लिए पैसे कम हो तो डिमांड ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब वही चीज़ है जो हमने पहले किया था, दैट इज डेफिशिएंट डिमांड, डिमांड में कमी, तभी तो अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब इक्विलिब्रियम तो है। देखो इक्विलिब्रियम कहाँ आता है, जहाँ पर AD इज इक्वल टू AS, ये है AS, ये है AD। और आज एक मिनट, आज वाली अभी तुम खुद ही गेस करना, ठीक है? ये है AD2, ये है AD1, ठीक है? आज हम कहाँ पे खड़े हैं अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट है तो? AD1 पे हम खड़े हैं। इसे कहते हैं क्या? फुल इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसे कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और इसे कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने से मल्टीप्लायर इफेक्ट से क्या होगा? AD बढ़ जाएगा। AD इज इक्वल टू AS एट फुल एम्प्लॉयमेंट भी आ जाएगी। सिंपल, ये चीज़ था इसके अंदर। अगली चीज़ आती है व्हाट डू यू मीन बाय इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एंड वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले वॉलेंट्री बताओ। वॉलेंट्री वो होती है मैं केपेबल भी हूँ, मैं चाहता हूँ, मेरे को मिल भी रहा है लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ, इसे कहते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मेरे को काम नहीं करना, मैं कर सकता हूँ, करना चाहूँ तो मुझे काम मिल सकता है, लेकिन मैं करता नहीं। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मेरी कैपेबिलिटी है, मैं चाहता भी हूँ लेकिन मुझे काम नहीं मिल पा रहा, इसे कहते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद अगली चीज़ आती है दैट इज ऑटोनॉमस एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो होती है जिससे इनकम के साथ कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपको लगता है अरे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँगा ज़्यादा पैसे मिलेंगे, यहाँ इन्वेस्टमेंट करूँगा कम पैसे मिलेंगे, एक नॉर्मल इंसान के, एक रैशनल इंसान क्या करेगा? जहाँ पे ज़्यादा इनकम मिलेगी वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, जहाँ पे कम इनकम मिलेगी वहाँ पे कम इन्वेस्ट करेगा। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा करती है, उसे बस पब्लिक वेलफेयर करना है, तो उस केस में वो इनकम को नहीं देखती, उसे बस एक्सपेंडिचर करना होता है। रोड बनानी है तो बनाओ, पैसे ज़्यादा लगे कम लगे, डैम बनाओ, ब्रिज बनाओ और कंस्ट्रक्शन करो, लेकिन इनकम से कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूँ इनकम और यहाँ पे मैं प्लॉट करूँ कौन सी, क्या क्या कर रहे हैं हम? कंजम्पशन नहीं, अभी हम क्या कर रहे हैं? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ये होगी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका पैरेलल बनेगा। चाहे इनकम बढ़े, यहाँ पे मान लो 100 करोड़ इनकम, 200 करोड़ इनकम, 300 करोड़ इनकम बढ़ते जाए कम होते जाए, इसे कहते हैं ऑटोनॉमस, इसे कहते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। देखो ना, इनकम बढ़ती जा रही है, कंजम्पशन उतनी की उतनी है, कंजम्पशन बोल रहा हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट हमारी उतनी की उतनी ही है। ये कौन करता है? गवर्नमेंट करती है फॉर द पर्पस ऑफ सोशल वेलफेयर, ठीक है। और पब्लिक एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर क्या करते हैं कि अगर इनकम नहीं मिल रही तो जीरो करेंगे, ज़्यादा इनकम ज़्यादा करेंगे, और ज़्यादा इनकम ज़्यादा करेंगे, और ज़्यादा इनकम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसमें क्या होता है? एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है, जीरो से स्टार्ट होता है, बिकॉज अगर जीरो इनकम मिलेगी तो कौन ज़्यादा पैसे लगाएगा, ठीक है ना। तो द थिंग इज सिंपल। इसके साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। थैंक यू।